नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान में जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा होगी उसमें कुछ टॉपिक्स राजस्थान कला एवं संस्कृति के होंगे, जिनमें से आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की चित्रकला। आदिकाल से ही मनुष्य अपने मन के विचारों को रेखाओं के माध्यम से चित्रित करता था। आकारार्ध किसी शैलाश्रय में उकेरे गए चित्र को आकारार्ध कहा जाता है। राजस्थान में इसके उदाहरण आलनिया, त्रिपटिया, दर्रा जो कोटा में स्थित है, सोहनपुरा, सीकर, गरदड़ा, बूंदी, दर भरतपुर, बैराठ जयपुर में इसके अवशेष मिलते हैं। किसके? शैलाश्रय के। मैं यहाँ से अपनी ये जो पिक्चर है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करके पढ़ सकते हैं। भराड़ी भीलों द्वारा विवाह व मांगलिक अवसरों पर दीवार पर बनाए गए जो मांगलिक देवी देवताओं के चित्र होते हैं उन्हें भराड़ी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि भीलों द्वारा विवाह और मांगलिक अवसरों पर जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं के, उसको भराड़ी कहा जाता है। साधारण भाषा में हम कहें तो भराड़ी माता का चित्र दीवार पर बनाया जाता है और ये भील जनजाति में बनाया जाता है। सांझी श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर गोबर से देवी का स्वरूप बनाया जाता है, देवी का चित्र बनाया जाता है, उसे सांझी कहा जाता है। ये श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर गोबर से देवी की मूर्ति का अनावरण किया जाता है, बनाया जाता है, उसे सांझी कहा जाता है, जिसकी माता पार्वती का स्वरूप मानकर अच्छे वर की कामना हेतु पूजा की जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा माता पार्वती का स्वरूप तैयार किया जाता है और उससे कामना की जाती है अच्छे वर की। नाथ द्वारा में केले के पत्ते से सांझी बनाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है, कंपटीशन टेस्टों में, कि नाथ द्वारा में किस की सांझी बनाई जाती है, तो केले के पत्ते की सांझी बनाई जाती है। बड़े आकार की जो सांझी होती है उसे संजाकोट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि बड़े आकार की जो सांझी बनाई जाती है, विस्तृत आकार जिसका होता है, विशाल आकार जो होता है, उसको संजाकोट कहा जाता है। कुछ कपड़े पर भी चित्रकारी की जाती है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पिछवाई नाथ द्वारा में, ये आपको पता होगा या ध्यान होगा कि नाथ द्वारा है जो उसमें ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, उसके पीछे दीवार पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं, उनको पिछवाई के नाम से जाना जाता है। फड़ साफुरा भीलवाड़ा में जो कपड़े पर मोम की चादर चढ़ाकर एक विशेष रूप से फड़ चित्रण किया जाता है, किसी देवी देवता का चरित्र चित्रण किया जाता है, उसे फड़ कहा जाता है। आपको मैं थोड़ा सा संदर्भ बता देता हूँ कि जब ऊँट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की फड़ के वाचन के बारे में बोला जाता है और ऊँट सही हो जाता है, तब उसकी पाबू जी की फड़ का वाचन रहबारियों द्वारा कराया जाता है। बातिक व वार्तिक कपड़े पर मोम का लेप कर की गई चित्रकारी वातिक या बातिक कहलाती है। ये कपड़े पर चित्रकारी के 3 रूप हैं राजस्थान में, जिसमें पहला है पिछवाई, जो मंदिरों की दीवार पर जैसे कि श्री कृष्ण
कि बाल लीलाओं के चित्र उकेरे जाते हैं। फड़ है जिसमें हम देखते हैं या पढ़ते हैं कि फड़ का जो चित्रण किया जाता है वह किसी देवता का चरित्र चित्रण किया जाता है, जबकि बातिक व वार्तिक कपड़े पर मोम की लेप चढ़ाकर चित्रकारी की जाती है, उसे बातिक कहा जाता है। काष्ठ या लकड़ी पर चित्रकारी की बात करें तो उसमें भी कुछ रूप राजस्थान में प्रचलित हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहला रूप होता है कावड़। यह लकड़ी का बना एक फ्रेम होता है जिसमें अनेक प्रवेश द्वार होते हैं तथा इन पर लाल रंग में देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। कावड़ क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम होता है और प्रवेश द्वार होता है और उसमें लाल रंग से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। कावड़ का वाचन भी किया जाता है, यानी कावड़ को स्टेप बाय स्टेप खोला जाता है और उसमें जो भी चित्रित होता है उसका वर्णन किया जाता है। बेवाण, ये बेवाण के बारे में कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो इसको ध्यानपूर्वक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेवाण। यह लकड़ी का बना मंदिर नुमा आकार का फ्रेम होता है जिसके प्रवेश द्वार व भीतरी परिक्षेत्र में देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, यानी प्रवेश द्वार पर भी देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और भीतर आंतरिक परिक्षेत्र में भी देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं तथा इसमें मूर्ति रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई जाती है। अतः इसे चलता फिरता देवरा भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि चलता फिरता मंदिर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पेज। एक फ्रेस्को बोनो व आयरिस व आला गिला, जिसे पणा व मोराकसी भी कहा जाता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चूने के ताज़ा प्लास्टर की नम भित्ति पर की गई चित्रकारी। नम भित्ति का मतलब जब हम ताज़ा प्लास्टर को दीवार पर पोत दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है, तो तब वह गीला रहता है, उसी दौरान हम उस पर अगर चित्रकारी कर दी जाती है तो उसे फ्रेस्को बोनो कहा जाता है। आयरिस भी कहा जाता है, आला गिला भी कहा जाता है, पणा भी कहा जाता है और मोरकसी भी कहा जाता है, यानी अलग अलग परिक्षेत्रों में राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इस कला का उद्भव सर्वप्रथम मुगल शैली के प्रभाव के कारण आमेर में हुआ था। आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेस्को बोनो, आयरिस, आला गिला, पणा व मोरकसी का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुगल शैली का प्रभाव सबसे पहले राजस्थान में आमेर शैली पर ही पड़ा था। तो आमेर चित्र शैली में हमें ये सर्वप्रथम उद्भव दिखाई देता है। राहुली गांव टोंक के चूने को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राहुली गांव टोंक के चूने को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि फ्रेस्को बोनो या आयरिस, आला गिला, पणा या मोरकसी के चित्रकारी के लिए कौन से गांव के चूने को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो इसका आंसर हम कर सकते हैं कि राहुली गांव टोंक के चूने को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फ्रेस्को सेको, चूने के सूखे प्लास्टर पर की गई चित्रकारी। ऊपर हम पढ़ रहे थे कि नम मतलब गीले प्लास्टर पर चित्रकारी कर दी जाती है तो उसे फ्रेस्को बोनो कहा जाता है, जबकि फ्रेस्को सेको कहा जाता है कि चूने के सूखे प्लास्टर पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को सेको कहा जाता है। कागज़ पर चित्रकारी को पाना कहा जाता है। जैसे कि दीपावली पर हम गणेश और माँ लक्ष्मी का कागज़ पर निर्मित चित्र की पूजा करते हैं, उस परिक्षेत्र से हम निकाल कर लेके आए हैं। कागज़ पर चित्रकारी जो कहा जाता है, पाना कहा जाता है। श्रीनाथ व सप्तध्वजा के स्वामी का पाना सबसे अधिक श्रृंगारिक होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्रीनाथ और सप्तध्वजा के जो स्वामी हैं
उनके पाने को अधिक श्रृंगारिक माना जाता है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का विकास और वैज्ञानिक विभाजन व नामकरण की भी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। विकास लगभग 1500 ईस्वी या 16वीं ईस्वी के आसपास प्रारंभ होता है, या 15वीं शताब्दी के अंत में हमें राजस्थानी चित्रकला का विकास दिखाई देता है। इसकी जो शैली है वो अपभ्रंश शैली है। इसका वैज्ञानिक विभाजन करने वाले थे 1916 में आनंद कुमार स्वामी, जिसने राजस्थान चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स का नाम दिया था। नामकरण आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली व हैवल ने राजपूत पेंटिंग्स, W.H. ब्राउन ने राजपूत कला, N.C. मेहता ने हिंदी शैली और राय कृष्णदास ने राजस्थानी शैली का नाम दिया था। ये 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं। आनंद कुमार स्वामी या ओसी गांगुली और हैवल ने राजपूत पेंटिंग्स, W.H. ब्राउन ने राजपूत कला, N.C. मेहता ने हिंदी शैली और राय कृष्णदास ने राजस्थानी शैली कहा है। राजस्थानी चित्रकला शैली की हम विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। कुछ विशेषताएं, कुछ फैक्ट हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग कम किया गया है। चित्रों में अलंकरण पर बल दिया गया है, अर्थात बॉर्डर की साज सज्जा की गई है। शासकों द्वारा चित्रकला को अपने दरबार में या चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया गया है। इन चित्रकारों ने दरबारी दृश्यों, राजसी ठाट-बाट, सामंती वैभव और शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाए। लोक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए गए। प्रमुख विषय कि राजस्थानी चित्र शैली में किन किन विषयों पर चित्र बनाए गए, तो सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट फैक्ट कह सकते हैं, प्रेम और भक्ति से संबंधित चित्र बनाए गए। प्राचीन चित्रित ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें चित्र की बात की गई है, चित्रकला की बात की गई है, चित्र बनाए गए हैं। तो ओदनिर्युक्ति वृत्ति व 10वें कालिका सूत्र चूर्णी 2 हैं, जिनका बहुत ही पुराने ग्रंथ हैं। वर्तमान में ये जैसलमेर के जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार में रखे हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको अवश्य ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि चित्रकला, राजस्थानी चित्रकलाओं को कुछ भागों में बांटा गया है क्षेत्र के आधार पर, और स्कूल के आधार पर भी कह सकते हैं कि चित्रकला स्कूल के आधार पर भी कुछ भागों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल में हम इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं उदयपुर, चावंड, शाहपुरा, देवगढ़, नाथद्वारा, सावर उपशैली। मारवाड़ में हम जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, घाणेराव, भिनाय और रिया। ढूंढाड़ स्कूल में हम शामिल करते हैं आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा जो कि टोंक में स्थित है, जिलाय, ईश्वरदा और शामोदा। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी को इसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेवाड़ स्कूल की। राजस्थान में चित्रकला का आगमन मेवाड़ से ही माना जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो चित्रकला का आरंभ हुआ है वो आरंभ मेवाड़ से ही माना जाता है। यहाँ राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप देखने को मिलता है, यानी किसी से उधार लिया हुआ नहीं है, किसी का प्रभाव यहाँ कम ही दिखाई देता है। आगे बात करेंगे कि हो सकता है कि मेवाड़ स्कूल पर किसी और शैली का प्रभाव रहा हो,
तो यह जैन व गुज्जर शैली से प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिकता लिए हुए है, मौलिक स्वरूप है, लेकिन जैन व गुज्जर शैली से प्रभावित है। पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण यहीं पर हुआ है। ये पोथी ग्रंथ जो होते हैं उनमें सर्वाधिक चित्रण मेवाड़ स्कूल में हुआ है। मेवाड़ स्कूल में जो उदयपुर शैली है उसकी बात कर लेते हैं कि तेज सिंह के काल में 1260 में कमल चंद्र द्वारा आहाड़ के ताम्रपत्र पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने का चित्र बनाया गया, जिसे मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, जो वर्तमान में जैसलमेर म्यूजियम संग्रहालय में है। महाराणा मोक्कल के काल में सुपार्श्वनाथचर्यम, दोबारा से सुन लीजिए, सुपार्श्वनाथचर्यम यानी सुपार्श्वनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ हीरानंद के द्वारा देलवाड़ा में चित्रित किया गया। किसके काल में? महाराणा मोक्कल के काल में। डगलस बैरेट व बेसिल के अनुसार चोरफंक शिखा नामक ग्रंथ में मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप सर्वप्रथम देखने को मिलता है। मेवाड़ में कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल महाराणा कुंभा का काल माना जाता है तथा उन्हें ही मेवाड़ चित्रकला का जनक माना जाता है। क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि मेवाड़ चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है। जगत सिंह प्रथम की बात कर लें तो जगत सिंह के काल में इस चित्रकला पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जगत सिंह मुगलों से थोड़ा प्रभावित थे और वहाँ के परिदृश्य में भी जगत सिंह के काल में मुगल प्रभाव मेवाड़ शैली पर दिखाई देता है। इन्हीं के काल में लघु चित्रों का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है। मेवाड़ शैली में किनके काल में सर्वाधिक लघु चित्रों का चित्रांकन हुआ, तो जगत सिंह, ध्यान रखना है, जगत सिंह प्रथम के काल में सर्वाधिक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे कि कुछ विषय लघु चित्रों का जो चित्रांकन किया गया है उनमें कुछ विषय रखे गए हैं, जैसे रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण, भागवत पुराण। अतः इनके काल में लघु चित्रों को स्वर्ण काल कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि जगत सिंह प्रथम के काल को लघु चित्रों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने उदयपुर में चितेरोरी ओवरी व तस्वीरोरा कारखानों, चितेरोरी ओवरी व तस्वीरारा कारखानों नामक चित्रकला विद्यालय खोले, जिनके शिक्षक थे और शिक्षकों को दरोगा कहते थे, जिसके शिक्षक दरोगा कहलाते थे। संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े व कलीला दमना का चित्रांकन किया गया। महाराणा उदय सिंह काल में भागवत पुराण का चित्रांकन हुआ, जिस पर नानाराम नामक चित्रकार ने परिजात अवतरण नामक से चित्र बनाया। मेवाड़ की उदयपुर जो शैली है, मेवाड़ स्कूल की उदयपुर शैली है, उसमें प्रमुख जो वृक्ष का चित्रण हुआ है वो कदम, प्रमुख पक्षी चकोर पक्षी और हाथी पशु या जंगली जानवर। प्रधान जो रंग है वो लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है और बॉर्डर पर जो रंग इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है, वो लाल और काला। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रमुख चित्रकार, चित्रकला में लगभग 80% क्वेश्चन प्रमुख चित्रकार से ही पूछे जाते हैं, जिसमें उदयपुर शैली के मनोहर, कृपाराम, नरुद्दीन, साहिबदीन, नासिरुद्दीन, जीवाराम, प्रभाराम और शिवबख्श, ये आपको ध्यान रखना। अब मेवाड़ी स्कूल की दूसरी एक शैली है नाथद्वारा शैली, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल में
श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ तथा यहाँ कृष्ण जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर पिछवाई लगाई जाती है जिसमें श्री कृष्ण लीलाओं को चित्रित किया जाता है, जैसे माखन खाते हुए बाल कृष्ण व यशोदा, गायों का मनोरम दृश्य, गायें चराते कृष्ण, आसमान से फूल बरसाते हुए देवी देवताओं का चित्रांकन, केले के वृक्ष की प्रधानता, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन, गोवर्धन पर्वत का चित्रांकन हुआ है। इसमें जो नाथद्वारा शैली है उसमें वृक्ष, केला, वनस्पति, सघन दिखाई गई है, रंग हरा और पीला दिखाया गया है, चित्रित हुआ है। पशु पक्षी में गाय और मोर अधिक मात्रा में चित्रित किए गए हैं। चित्रकार की बात करें तो नारायण, चम्मालाल, चतुर्भुज, देवकृष्ण, हरदेव, रामचंद्र और रामकृष्ण। महिला चित्रकार की बात करें तो बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि महिला चित्रकार, तो कमला व इलायची ये महिला चित्रकार है। नेक्स्ट पेज लेने से पहले हम, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कल हम बात करेंगे देवगढ़ शैली की। मेवाड़ चित्रकला शैली में मेवाड़ स्कूल में हम कल बात करेंगे देवगढ़ चित्र शैली की। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो, क्लास हमारे जो महत्वपूर्ण नोट्स पे ही आधारित होगी अगली क्लास में भी। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।